हेलो एवरीवन। आप लोग सभी का स्वागत है द मेंटर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। हम लोग एचपीएससी के प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। एज यू नो, जो आपका एचपीएससी पीजीटी प्लस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है ना, फॉर्म आप लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हो। तो जो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ये पर्टिकुलरली लेक्चर होने वाला है, आपका एचपीएससी पीजीटी को टारगेट करेगा। इसी तरह से आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट होने वाली है बच्चों। ठीक है। तो अब इन सेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर सेशंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन होंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर तो करवाए ही जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर्स की दी जाएगी, लेकिन उसके आसपास की जो भी चीजें होंगी वो भी हम इन सेशन में कवर करने वाले हैं ना। यूनी के आंसर बता के छोड़ देंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके जो आसपास के जो कंसेप्ट और हैं वो भी हम लोग इन सेशंस में डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि बच्चों, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो आपके लिए एक मिरर की तरह होते हैं, है ना। वो आप लोगों को बताते हैं कि आपको इस एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आइडिया तभी होगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे, कौन से सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बच्चों। ठीक है। और साथ के साथ ही बच्चों, आपको जैसे कि पता ही है, आपके अब तो आपके जो ये वैकेंसी आई थी, है ना, एचपीएससी पीजीटी की, तो इसकी जो एग्जाम डेट्स है वो भी अनाउंस हो चुकी हैं। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 13 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 13 अक्टूबर को होगा। और जो शायद आपका रिटर्न सब्जेक्टिव टेस्ट है, दैट विल बी हेल्ड ऑन 10 नवंबर। 10 नवंबर को आपका क्या है, सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अब डेट्स आ चुकी हैं, अब लग जाओ तैयारी पे। इसी के साथ साथ बच्चों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की सीरीज तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रही है, साथ के साथ हमारी द मेंटर्स ऐप पर बच्चों आपके पेड कोर्सेज भी हैं, जिसमें एचपीएससी पीजीटी का भी कोर्स है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अगर आप टेस्ट कोर्स लेते हो टेस्ट सीरीज होगी साथ में, और अलग से अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी बाय करना चाहते हो तो वो भी आप लोग जा सकते हो, वेबसाइट पर जाकर भी परचेज कर सकते हो, और द मेंटर्स ऐप पर भी डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हो। अभी जो हमारे यूट्यूब पे सीरीज चलेगी बच्चों, दैट विल बी एग्जाम जो पहले हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ये आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ था बच्चों लास्ट ईयर, उसी का जो ये पेपर है उसी के क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसी के क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से एक बार ट्राई करो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखिए बच्चों, लास्ट ईयर जो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, है ना। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी और एक्सटेंसिव क्या होगी। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इंटेंसिव की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हमारे पास अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है ना, मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट के क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंट,
अमाउंट पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है। कोई भी सब्सटेंस है कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, है ना। तो अब देखो, जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, है ना, अगर हम लोग बात करें किसकी, वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम है, जैसे अब तुम वॉल्यूम ले रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, बीकर का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो किसी, है ना, कि इसमें इस जो पर्टिकुलर बीकर है इसका वॉल्यूम कितना है ना। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास जो है, जैसे मिल्क है, कितना मिल्क है, वॉल्यूम जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें। तो वॉल्यूम क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। वॉल्यूम क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया भी क्या है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव क्या होंगी, जो कि वो कोई सब्सटेंस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया, विस्कोसिटी ले ली। विस्कोसिटी क्या बताती है, कि कोई भी जो हमारे पास लिक्विड है वो कितना विस्कस है, कितना थिक है ना। तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ ऑयल और हमारे पास हनी को, तो हमें पता है हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट, चाहे आप कितना भी हनी ले रहे हो, ऑयल और हनी में विस्कस कौन होगा, हनी होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव। जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उनको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है ना। तो इसमें पूछा है कौन सी इनमें से क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं इंटेंस बात करती हूँ किसकी, इंटेंसिव की, तो इंटेंसिव क्या हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है बच्चों, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की, ये भी एक इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो जैसे मान लो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर वाटर के अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने क्या ले लिया बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया। इसी तरह से मैंने क्या ले लिया, विस्कोसिटी ले लिया, विस्कोसिटी, है ना। मैंने विस्कोसिटी ले लिया, मैंने ले लिया क्या, सरफेस टेंशन, मैंने ले लिया क्या, सरफेस टेंशन। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करती हूँ बच्चों, एक्सटेंसिव जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो लेंथ हो गई, एरिया हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब पता है एक प्रॉपर्टी और है क्या, कि अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेती हूँ, है ना, अगर मैं क्या करती हूँ बच्चों, मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, रेशियो किसका, ऊपर भी क्या है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, नीचे भी क्या है, एक्सटेंसिव थी। तो जो उनका रेशियो होगा वो क्या आएगा, इंटेंसिव आ जाता है। जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी क्या है आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, बिल्कुल है, अभी अभी बताया, है ना। वो हमारे पास क्या है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव है, बिल्कुल। सरफेस टेंशन भी क्या है, इंटेंसिव है। तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों? डी आ गया। क्लियर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव क्या होती है। अब इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन पेपर में पूछा जाएगा तो कर सकते हो इजीली। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों, वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है बच्चों। क्या है क्वेश्चन? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वुड स्टाइल आर। भाई आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। जब हम Zn का लेटिस देखते हैं तो Zn के लेटिस में Zn2 पॉजिटिव, क्या हो रहा है ये, Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ट्राई करना चाहोगे इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ट्राई करना चाहोगे इसको? देखो, पहली बात क्या है, जो ZnS है ना, क्या हो रहा है इसको, ZnS जो है आपके पास, ये क्या करेगा, ये एक लैटिस बनाएगा, है ना। सॉलिड स्टेट जब आप लोग पढ़ते हो तो वहां पे लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ते हो, जैसे NaCl का, है ना। इसी तरह से ZnS भी क्या है भाई, ZnS भी आपके पास लैटिस बनाता है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक ब्लेंडिंग एंड अब इन दोनों फॉर्म में क्या क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे जिंक ब्लेंडेड फर्स्ट वाली फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो अनायन होता है, अनायन जो होगा वो क्या है यहाँ पर S2 नेगेटिव, वो क्या करेगा, वो FCC लेटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नॉर्मली यही हो रहा होता है जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होते हो कि जो अनायन है दैट आर प्रेजेंट एट लेटिस पॉइंट, और जब अनायंस को लेटिस पॉइंट पर रख देते हो तो वहां पर वॉइड्स बनते हैं और जनरली उन वॉइड्स में जाकर आपके मेटल आयन क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो जब ZnS लेटिस की बात कर रहे हैं, अनायन क्या होगा जिंक ब्लेंडे में, जो आपका FCC लेटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। अगर ये FCC लेटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है बच्चों, तो FCC लेटिस के लिए आपको पता है क्या कि Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं। एक यूनिट सेल में Z की वैल्यू, एक यूनिट सेल में 4 आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होंगे, Z की वैल्यू होगी क्या, 4। ठीक है, अब जो जिंक 2 पॉजिटिव होगा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट एट दी हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल फॉइल। जब आपने क्या किया, S2 नेगेटिव जो आपका अनायन थे उनको FCC लेटिस पॉइंट पे रखा, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन जाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भी। तो अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं Z के इक्वल, मतलब 4 होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है यहाँ पर कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। लेकिन अगर मैं क्या बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो ट्वाइस होते हैं Z की वैल्यू के। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव है दैट विल बी प्रेजेंट एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के हाफ जो होंगे, मतलब 8 में से 4 में प्रेजेंट होंगे। और आपको क्या बात पता है कि जब भी कोई मेटल आयन है, अगर कोई मेटल आयन है, अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है
तो वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। अगर कोई मेटल आयन जो है वो क्या करे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव है वो कहाँ जा रहे हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। मतलब Zinc2 पॉजिटिव के अराउंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताना है, लेकिन मेरे को जिंक ब्लेंडे वाली फॉर्म का नहीं बताना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं बच्चों। अब यहाँ पर इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है ना, यहाँ पे भी जो लेटिस था वो क्या था, FCC लेटिस था। यहाँ पर जो लेटिस होगा वो कौन सा होगा, HCP लेटिस होगा। ठीक है। मतलब जो S2 नेगेटिव होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, HCP। और अगर बात करेंगे Zinc2 पॉजिटिव आयन की, दे विल बी प्रेजेंट एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में है, तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू, सॉरी हमारे पास क्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और HCP के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 6, है ना। इस पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, अगर Z की वैल्यू पूछे तो आप लोग बता सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोनों, चाहे Zn2 पॉजिटिव की बात करें चाहे S2 नेगेटिव की बात करें, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहने वाला है दैट इज 4। तो यहां से बच्चों आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया था। सी ना दिख जाए, इसको इरेज करके दोबारा लगा देते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिटन एज, आपको क्या है ना, ऑक्सीजन का ना कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, बोला है क्या है, 1s2 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये इनमें से किसको फॉलो नहीं करता, किसको वायलेट कर रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला हुआ है क्या, हुन्स रूल। सेकंड ऑप्शन में बोला हुआ है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों को ही वायलेट कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, कोई भी वायलेट नहीं हो रहा। बताइए भाई, कोई भी वायलेट नहीं हो रहा, बताइए भाई क्या कहता है हुन्स रूल। सबसे पहले अगर बात करें हुन्स रूल की, हुन्स रूल इसको बोले तो ये बोलता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बच्चों, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है क्या, कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में इस तरह से फिल करना है कि उनकी क्या हो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो। मल्टीप्लिसिटी बोले तो, मल्टीप्लिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2s प्लस 1 से।
ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगी, हाई एस वैल्यू होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैं इस पूरे को एक ही वर्ड में बताऊं, क्यों वो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और लो एनर्जी होगी तो ज्यादा क्या होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो कह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। उसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होंगे ऑर्बिटल्स में, हमें इस तरह से फिल करना है कि हमें मिनिमम एनर्जी मिले, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिले। और वो कैसे मिलेगी, जब एस वैल्यू ज्यादा हो। एस वैल्यू ज्यादा कब होगी, पहले इसका मतलब क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो तो इस तरह से फिल करोगे कि पहले सारी की सारी ऑर्बिटल्स क्या हो, जो सेम एनर्जी की है वो क्या हो, सिंगली ऑक्यूपाइड हो। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो, पेयरिंग स्टार्ट हो। जैसे मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, फर्स्ट शेल में बात करूं तो एस ऑर्बिटल ही होती है, 1s होती है, जिसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैंने दो डाल दी। अगर टू 1s के बाद क्या आएगा, 2s, है ना, एस और पी में से एस को फिल करते हैं, 2s, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसमें तो एक एक ही ऑर्बिटल थी बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर p की बात करूं, ये मैंने 1s दिखा दी, ये मैंने 2s दिखा दी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, दो यहाँ। 2p, 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी, p में 3, है ना। तो अब मुझे चार इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं बच्चों। अब चार इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग तरह से फिल कर सकती हूँ। देखो, मैं इन चार इलेक्ट्रॉन को पहले क्या कर दूं, सारी के सारी ऑर्बिटल में पहले एक एक डालूं सिंगली ऑक्यूपाई करके, फिर क्या करूं, पेयरिंग स्टार्ट करूं। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ तो दो थे, यहाँ तो पूरी भरनी है, यहाँ पे भी दो थे। दूसरा केस हो सकता है कि मैं क्या करूं ना, दो इसमें डाल दूं, दो इसमें डाल दूं। इसी तरह से और क्या केस हो सकते हैं, और केस हो सकते हैं क्या, कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। ये तो वही वाला केस बन जाएगा। मतलब क्या है, अब इस तरह से, है ना। तो मतलब अलग अलग केस पॉसिबल होंगे। हमें इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करना है। ये तो आगे माइक्रोस्टेट वाला आ जाएगा, इसको इतना ही देखो। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये दोनों हो सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करना है कि हमें क्या है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिले। और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब आएगी, जब एस वैल्यू ज्यादा होगी। एस कैसे निकालते हैं बच्चों, n/2 से, जहां पर n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एस वैल्यू क्या आएगी, एस वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट केस के लिए 1, सेकेंड केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो एस वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है, जब यहाँ पर क्या होगा, आप पहले सारी ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करोगे, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 ये बिल्कुल सही है, उसने तो ऑर्बिटल पिक्चर दे के आपको कंफ्यूज भी नहीं किया, देने को वो यहाँ पर ये वाले भी दे सकता था, दोनों में ही 2p4 है, ये करेक्ट होगा। मतलब जो ये दिया हुआ है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये हुन्स रूल को तो फॉलो कर रहा, ये हुन्स रूल को तो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा था, नेक्स्ट में वो कह रहा था पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वॉयलेट कर रहा है नहीं कर रहा वो तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बता दो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, क्या बताता है आपको प्रिंसिपल। क्या होता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एनीवन।
देखो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारे पास ना सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होते हैं, है ना। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, जो इलेक्ट्रो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आईडी कार्ड की तरह होते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है, दीज आर लाइक द आईडी कार्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आईडी कार्ड क्या होता है, जैसे आपका आईडी कार्ड है, वो क्या बताता है, वो आपके आइडेंटिटी को बताता है ना। और आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करें मतलब आपकी जो उस पर डिटेल लिखी हुई है वो आपको डिफाइन कर रही है, वो किसी और को नहीं। देखो, तो यही हमारे पास क्या है, जो क्वांटम नंबर्स हैं, दीज आर द आईडी कार्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि किन्हीं भी दो पर्सन के आईडी कार्ड क्या है, मैच नहीं कर सकते, सारी की सारी डिटेल मैच नहीं कर सकती, तभी तो वो हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जो चारों के चारों क्वांटम नंबर हैं, चारों के चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते, वो सेम नहीं हो सकते। देखो, हो सकता है जैसे अब आपके आईडी कार्ड से हो सकता है आपका नाम मैच कर जाए, एज मैच कर जाए, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाए, लेकिन सारी की सारी डिटेल्स, फादर नेम, एड्रेस, सारी की सारी चीजें मैच नहीं करेंगी, है ना। अगर तुम घर पे दो बहन भाई हो तब भी तुम्हारी भी तो सारी चीजें मैच नहीं करेंगी ना। पापा का नाम मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, तो नाम अलग अलग हो जाएंगे, नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसी तरह से तभी तो आईडी कार्ड हर किसी का क्या होता है, यूनिक। तो वही है, किसी भी एटम के अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखते हैं तो उनके लिए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन उनमें से क्या करेगा, डिफर करेगा बच्चों। ये क्या है हमारे पास, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जैसे अब मैंने लिखा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p4, है ना। अगर मैं जो 1s में दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके लिए क्वांटम नंबर्स देख लेती हूँ, 1s में जो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किए हैं इनके लिए हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, 1s में है। अगर 1s में है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों में 1 है। ठीक है, अगर l की वैल्यू बात करूंगी, s में है दोनों, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, m की वैल्यू की बात करूंगी तो m की वैल्यू भी दोनों केस में क्या होगी, 0। लेकिन अब अगर s की वैल्यू की बात करूंगी, अगर एक के लिए +1/2 है तो दूसरे के लिए क्या होगी, -1/2 होगी। तो एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और अगर 1s और 2s वाले को कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर आप लोग 1s और 2s वाले इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। तो एक क्वांटम नंबर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसी तरह से अगर p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर लेते हैं, है ना, 2p में। अब इनके लिए अगर मैं इन इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, n की वैल्यू दोनों में क्या होगी, 2 होगी। L की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, +1 0 -1, L की वैल्यू क्या होगी, अगर 2p में है तो L की वैल्यू 1 होगी, है ना। M की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन S की वैल्यू एक के लिए +1/2 होगी, दूसरे वाले के लिए -1/2 होगी। अगर इन दोनों को आपस में देखोगे तो यहाँ पर क्या कर जाएगी, ये इधर दिख नहीं रहा होगा ना आपको, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। मैं क्या बात कर रही थी, 2p की बात कर रही थी, 2p4 था ना, है ना, +1 0 -1। तो अब इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों n की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए 2 है। ठीक है, l की वैल्यू क्या है, 1 है। m की वैल्यू क्या है, +1 है। लेकिन s की वैल्यू एक के लिए +1/2 होगी और दूसरे वाले के लिए -1/2 होगी।
ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, m की वैल्यू क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो ये क्या है भाई, अब ये हुन्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं आपके पास, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ये जो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी रूल यहाँ पर वॉयलेट नहीं हुआ, मतलब जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है बच्चों। तो मैं सिर्फ आंसर नहीं बता के जा रही, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ये पूछा हुआ है, इसी ही पेपर में इन्हीं रूल से दोबारा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में। तो प्रीवियस ईयर बच्चों कंसेप्ट कुछ ना कुछ आपके रिपीट भी होते हैं, तो आप लोगों को इन कंसेप्ट को अच्छे से देखते हुए चलना है। मेरा काम आंसर बताना नहीं है, आंसर की तो आपको वैसे भी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग चीजें सीख कर जाओ, वो हमारा मेन मोटिव रहने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ मूव करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देखो। Which one of the following inorganic constants is present in the chlorophyll? अगर क्लोरोफिल में बात करें, क्लोरोफिल में मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, बता सकता है कोई बच्चा, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की, क्या है क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स। ये पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, जब हम लोग क्या है ग्रीन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है, फूड प्रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो मेटल प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। ठीक है, ये देखो क्लोरोफिल पेपर में पूछा जा चुका है। अगर वो पूछ ले क्या, विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल होता है, तो बच्चों वहां पर आपके पास क्या होता है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। इसी तरह से आपसे वो पूछ ले हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन। तो यहाँ क्लोरोफिल पूछा गया था, तो यहाँ से आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए भाई क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के इंफॉर्मेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, HPSC PGT की भी रेगुलर आप लोगों की क्लासेस होने वाली है। सिमिलरली आपके पास HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रेगुलर प्रीवियस ईयर सेशन होने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ताकि आप क्या करें, चैनल को अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जो प्रीवियस ईयर है बच्चों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आंसर बताकर आगे प्रोसीड नहीं कर रही है, हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि देखो एक बार जो क्वेश्चन आ चुका है तो उसके अगर थोड़ी इधर उधर से पूछता है तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखकर बैठकर देखोगे, चीजें साथ साथ सॉल्व करोगे, तो बहुत कुछ इन सेशन से सीख कर जाओगी। इन बिटवीन बच्चों HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो भाई, द मेंटर्स ऐप से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, और दोनों के लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट के यहाँ पर यूनिट पूछे गए हैं बच्चों। सेल कांस्टेंट का यहाँ पर क्या है, आपसे यूनिट पूछा गया है। तो देखो भाई क्या होता है सेल कांस्टेंट का यूनिट। पहले तो यही बता दो कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है,
रो क्या है आपके पास, रो आपके पास रेजिस्टिविटी है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, ए क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो एल बाय ए है, इस एल बाय ए को बोला जाता है क्या, सेल कांस्टेंट। एल बाय ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें, पेपर में पूछा गया था इसका यूनिट क्या है, तो मेरे पास सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट जिसको आप जी भी बोलते हो, इज इक्वल टू एल बाय ए। दैट इज, इसकी यूनिट क्या है, अगर मैं सेंटीमीटर में नॉर्मली बात करी तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाता है। अगर मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट। इसी तरह से वो आपसे बाकी के यूनिट्स पूछ ले। देखो, तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस आप किस में लेते हो बच्चों, ओम में लेते हो, है ना। अगर वो आपसे रेजिस्टिविटी की सपोज यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है, सपोज वो आपसे किसकी यूनिट पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की निकालनी है तो आर इंटू क्या होगा, इसको लिख लो एल बाय ए बाय एल कर लो, इज इक्वल टू रो आ जाएगा, है ना। इसकी यूनिट मुझे पता करनी है, तो इसकी यूनिट होती है ओम। यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, सेंटीमीटर। कैंसल आउट करोगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से मेरे पास आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है। और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे कर दो, 1/r इज इक्वल टू रो, 1/रो, 1/रो इज A/L। ठीक है। इसकी, अब इसकी यूनिट निकालनी है आपको, किसकी, अगर हम बात करें किसकी, अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो 1/रो होता है ना, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया, हमने किया था 1/r इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है। और यहाँ हो गया था ये A/L। अब होता क्या है, जो 1/रो होता है, 1/रो इज इक्वल टू व्हाट, कापा। ये किसके इक्वल होता है, कापा के इक्वल होता है। ठीक है। 1/रो किसके इक्वल होता है, कापा के इक्वल होता है। अब वो कापा की अगर यूनिट पूछेगा तो इसको क्या लिख दिया मैंने, कापा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 1/r इंटू एल बाय ए इज इक्वल टू क्या है, 1/रो, दैट इज इक्वल टू कापा। अगर आपसे कापा की यूनिट पूछी जाए, कापा की अगर आपको यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर 1/r, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट, तो पर ओम, इनटू क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई बच्चों पर ओम पर सेंटीमीटर। इसको लिख देते हैं हम क्या, साइमन। तो इसकी यूनिट आ गई साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट आ गई, ये कापा की। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो आपसे वो यूनिट पूछेगा, आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है। आप लोग यहाँ पर बच्चों बता सकते हो। अब देखो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास था बच्चों R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है। रो एल बाई ए था। तो जहां पर आपसे अगर सेल कांस्टेंट की पूछे वो बता सकते हो, इसकी पते पूछे ये बता सकते हो, रो की पूछे वो बता सकते हो, है ना, कापा की पूछे तो वो बता सकते हो। तो इस तरह से आपसे अगर सेल कांस्टेंट का पूछा था, हमने कर लिया, जो पूछे इस रिलेशन को यूज करते हुए आप लोग आगे के यूनिट्स भी निकाल सकते हो बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका डी ऑप्शन है सेल कांस्टेंट का, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर मीटर इनवर्स दिया होगा तो मीटर इनवर्स ले लोगे, सेंटीमीटर इनवर्स दिया होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स ले लोगे बच्चों। सो दिस वाज योर फिफ्थ क्वेश्चन। समझ आया सभी को, बताओ फटाफट से, फिर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन था आप लोगों का। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन में क्या गिवन है। पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन है आपके पास, XeF2 is isostructural with, XeF2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। XeF2 का निकालेंगे बच्चों, क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनोन के पास। जिनोन के पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 फ्लोरीन लगे हुए थे, मैंने यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगा दिए, तो इसके पास क्या बच गए, 3 लोन पेयर बच गए। तो 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या है, स्टेरिक नंबर 5 का आपके पास क्या आ गया, केस आ गया। अगर ये स्टेरिक नंबर 5 का केस है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता है जो ये फ्लोरीन है वो कहाँ जाएंगे, एक्सियल पे जाएंगे, और लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका कैसा होगा भाई, लीनियर होगा। वो कह रहा है ये किसके साथ आइसो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा है जो इसकी तरह दिखता है ना। तो ICl2 नेगेटिव की बात करेंगे। देखो आयोडीन के पास 7 थे, एक नेगेटिव है तो 8 हो गए। 8 हो गए तो वही कहानी बन गई, 2 बॉन्ड इसने बना लिए और 3 इसके पास लोन पेयर हो गए। तो इसकी फोटो भी किसके जैसी बन जाएगी, इसके जैसी बन जाएगी, है ना। दोनों की शक्ल क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन 66 बिलोंग्स टू, जो नायलॉन 66 है या 66 है वो किससे बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी में आता है ना। तो अगर नायलॉन 66 की बात करेंगे बच्चों, ये 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें दोनों में क्या होते हैं, 6 कार्बन के यूनिट होते हैं। तो एक इसका यूनिट होता है हमारे पास क्या, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, एडिपिक एसिड। अब देखो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, NH2 CH2, हेक्सामिथाइलिन है 6 लगा दिया यहाँ पर, फिर क्या है NH2। एडिपिक एसिड क्या होगा, OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 का 4 C डबल बॉन्ड O OH। इन दोनों यूनिट से मिलकर क्या है, बना होता है, ठीक है। तो अब ये कौन से टाइप का, क्या ये एडिशनल है, क्या एडिशनल होमोपॉलीमर है, कंडेंसेशन है या कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर है। देखो यहाँ पर जो 2 मोनोमेरिक यूनिट जो जुड़ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 हमारे पास यूनिट जुड़े और वहां से क्या कुछ मॉलिक्यूल्स क्या एलिमिनेट हो, जैसे वाटर एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। और मोनोमेरिक यूनिट भी मैंने आपको इन दोनों, इसकी जो है मोनोमेरिक यूनिट मैंने आपको बता दिया। तो अब प्रीवियस ईयर कराने का मोटिव क्या होता है, जैसे मैंने अब नाइलॉन 66 पूछा, पेपर में नाइलॉन 6 पूछ ले, है ना, पॉलीथीन पूछ ले, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस यूनिट से ये पढ़ के जाना है। तो आपको सब यूनिट पता होने चाहिए, थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए, और ये कौन से टाइप का पॉलीमर है ये आपको क्या हो, आइडिया हो बच्चों। क्लियर है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था जिसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ये आपको बताना है कि इनमें से किसके कलर का रीजन जो है DD ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो अगर बात करेंगे बच्चों MnO4 नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मैग्नीज की, X प्लस 4 इंटू -2 चार्ज होता है और यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। तो X -8 इज इक्वल टू -1, X क्या आ गया, +7।
है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। तो यहाँ पर जब मैग्नीज +7 में होगा तो ये क्या हो गया 3d0। भाई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी डी ट्रांजिशन कब होंगी? पहली बात, दो कंडीशन होनी चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन हो, डी में क्या हो इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी कंडीशन क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल भी हो जहां पर वो क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके जाए। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इस केस में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर बात करोगे Cr2O7 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू व्हाट 12, x इज इक्वल टू +6। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। क्रोमियम अगर +6 में लोगे तो 3d0। अगेन यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और बच्चों इनके जो कलर का रीजन होता है ना, वो क्या होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसका भी क्या होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर Fe+3 की बात करोगे, है ना, अगर आप लोग Fe+3 की बात करोगे तो ये क्या होगा 3d5 4s0। डी में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कलर का रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। Zn2 पॉजिटिव 3d10 4s0 होता है, नो डाउट इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भर भर के हैं, लेकिन ट्रांजिशन करवाओगे कहाँ, ऑर्बिटल नहीं है खाली। तो D10 में भी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर D10 में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ से कौन सा बनता है, सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा लॉ है जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बताता है बच्चों? कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बताता है? तो बच्चों देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। तो बच्चों सिर्फ आंसर देख के नहीं चलना, थोड़ी आसपास की चीजें देख लेना। अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ क्या बताता है आपको? अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या कहता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये एंट्रोपी के बारे में बता रहा है ना, ये एंट्रोपी के बारे में बता रहा है। तो सेकंड लो एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो आप जब देखोगे तो आपने इन लोगों को भी देख के चलना है बच्चों। दिस वाज योर 9th क्वेश्चन जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स से था। सिंपल सा यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन था बच्चों। तो देखो आपके पास थर्मो से यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, है ना। तो आपने इसी तरह से इनको एनालाइज करते हुए ही अपने टाइम को डिवाइड करना है और प्रिपेयर करना है। 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट की आप लोग टाइट्रेशन करवा रहे हो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो वहां पर आप इंडिकेटर क्या यूज करोगे बच्चों? KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करवाता है ना, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है। अब यहाँ इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है, ये जो KMnO4 है, इट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। ये क्या एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तुम क्या करोगे, आपने ऊपर जो आपके पास ब्यूरेट है उसमें क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप FeSO4 के सॉल्यूशन में KMnO4 डालते हो
उसको शेक करते हो, वो कलर जो उसका KMnO4 का पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फिर डालते हो, शेक करते हो, वो डिसअपियर हो जाता है। तो जब आपको परमानेंट लाइट पिंक कलर मिल जाए तो आप लोग बोलोगे कि आपका क्या आ गया, एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका क्या है, एंड पॉइंट आ गया टाइट्रेशन जो आप कर रहे थे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो KMnO4 है दैट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। तो आपको कोई इंडिकेटर नहीं डालना यहाँ पर, तो जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से आपके ये सीरीज, ये सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। बस आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है, और जो नए हैं बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप टेस्ट सीरीज और कोर्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी बाय करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। और आपको क्या है भाई, आपको मेंटर्स ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, कोर्स में दोनों चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी है इंक्लूडेड है, तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हो बच्चों। सो विल सी यू इन दी नेक्स्ट।